हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस सेट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द बोनस एक्ट इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल लेबर वाज पास्ड इन। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकंड ऑप्शन है 1965, थर्ड ऑप्शन है 1972 और फोर्थ ऑप्शन है 1979। तो हिंदी में देखते हैं हम लोग कि कृषि श्रमिकों से संबंधित बोनस एक्ट पास हुआ था। तो कब पास हुआ था? इसमें पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1972, चौथा ऑप्शन है 1979। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन 1979 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोज़ेक रोग फैलता है, मोज़ेक डिजीज इज काज्ड बाई। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है फंजाई, थर्ड ऑप्शन है वायरस, थर्ड ऑप्शन है निमेटोड और फोर्थ ऑप्शन है वायरस। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 97 का, वह डी वाला हो जाएगा ऑप्शन कि वायरस के द्वारा जो है मोज़ेक रोग फैलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है। तो इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन इज काज्ड बाई। तो पहला ऑप्शन दिया गया बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया वायरस अर्थात विषाणुओं द्वारा, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया फफूंद अर्थात फंगस द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया निमेटोड अर्थात निमेटोड्स के द्वारा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 98 का? तो कपास में जो ब्लैक आर्म फैलता है वह जीवाणुओं के द्वारा फैलता है अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा कि जीवाणुओं के द्वारा जो है ब्लैक आर्म डिजीज फैलती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द काज ऑफ फेमस आयरिश फेमिन वाज, कि बहुचर्चित आयरिश फेमिन का कारण था। तो पहला ऑप्शन दिया गया अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, दूसरा ऑप्शन दिया गया लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी और चौथा ऑप्शन दिया गया रस्ट डिजीज ऑफ रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। तो हिंदी में देखते हैं तो पहला ऑप्शन है आलू का अगेती झुलसा रोग, दूसरा ऑप्शन है आलू का पछेती झुलसा रोग, तीसरा ऑप्शन है धान का झुलसा रोग और चौथा ऑप्शन है गेहूं का रतुआ रोग। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 99 में जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट में इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ विटामिन B12 इज, विटामिन B12 का प्रमुख घटक है। तो पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो जो 100 का राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है, तो वह क्या है? कोबाल्ट है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा कि विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है, तो वह कोबाल्ट है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हेटेरोसिस शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो द वर्ड हेटेरोसिस फॉर द फर्स्ट टाइम वाज कॉइन्ड बाई। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बैटसन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है MS रंधावा के द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सल के द्वारा जो है हेटेरोसिस नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि यूजी फ्लाई परजीवी है। यूजी फ्लाई इज द पैरासाइट ऑफ। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सिल्कवर्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया हनी बी, तीसरा ऑप्शन दिया गया लाक इंसेक्ट और चौथा ऑप्शन दिया गया ग्रास होपर। तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। यूजी फ्लाई जो परजीवी है वह मधुमक्खी का परजीवी है अर्थात हनी बी का परजीवी है। ठीक है,
फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतवर्ष में योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज। तो पहला ऑप्शन दिया गया प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्लानिंग मिनिस्टर, चौथा ऑप्शन दिया गया है वित्त मंत्री। तो जो 103 का राइट आंसर हो जाएगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? 103 का बी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय मृदा में सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अमेंडमेंट इन एसिडिक सॉइल। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लाइम, दूसरा ऑप्शन दिया गया जिप्सम, तीसरा ऑप्शन दिया गया यूरिया और चौथा ऑप्शन दिया गया है अमोनियम सल्फेट। तो 104 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 104 का राइट आंसर लाइम हो जाएगा, अर्थात चूना हो जाएगा, या अम्लीय मृदा में सुधारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है। द बेसिक यूनिट ऑफ IRD प्रोग्राम इज। पहला ऑप्शन है ए विलेज, दूसरा ऑप्शन है ए कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है ए फैमिली और चौथा ऑप्शन है ए डिस्ट्रिक्ट। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है। तो हिंदी में ऑप्शन है एक गांव, दूसरा ऑप्शन है एक सामुदायिक विकास खंड, तीसरा ऑप्शन है इसमें एक परिवार और चौथा ऑप्शन है एक जनपद। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक परिवार, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एज। तो पहला ऑप्शन दिया गया न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है लुधियाना और चौथा ऑप्शन है पंतनगर। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर 106 का डी हो जाएगा, जो पंतनगर है। वहाँ पे सबसे पहला जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है अर्थात विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, या जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो पहली एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है और वो जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, इसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रसार शिक्षा है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा की एक शाखा है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा की शाखा एवं उद्यम दोनों है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि ए प्रोफेशन और चौथा ऑप्शन दिया गया नन, इनमें से कोई नहीं। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है, तो शिक्षा की यह एक शाखा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रकाश निप्रभावी पौधा है। तो डे न्यूट्रल प्लांट किसको कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सनफ्लावर, दूसरा ऑप्शन दिया गया व्हीट, तीसरा ऑप्शन दिया गया बार्ले, चौथा ऑप्शन दिया गया पी। तो जो हिंदी में है, हिंदी में तो सनफ्लावर को आप लोग जानते ही होंगे, सूरजमुखी कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया जौ, चौथा ऑप्शन मटर। तो जो डे न्यूट्रिएंट प्लांट है वह कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सनफ्लावर, जो है डे न्यूट्रिएंट प्लांट है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंडनट प्लस अरहर, इसके बाद शुगर केन क्रॉप रोटेशन वुड बी, अर्थात मूंग प्लस अरहर, इसके बाद जो गन्ना का फसल चक्र की सघनता क्या होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है 150%, दूसरा ऑप्शन है 200%, तीसरा ऑप्शन है 250%, चौथा ऑप्शन है 300%। तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि 200% जो है इनकी क्रॉप रोटेशन की डेंसिटी होगी अर्थात सघनता होगी फसल चक्र की। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप इज।
पाले के लिए संवेदनशील फसल कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आलू, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जौ, चौथा ऑप्शन दिया गया है जेई। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 110 में जो है 110 में जो बी वाला ऑप्शन है पोटैटो जो है पाले के लिए संवेदनशील फसल के रूप में इसको आलू की फसल को माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हवा का दबाव नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर। तो पहला ऑप्शन दिया गया है तापमापी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दावमापी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है देवमापी, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया तापलेखी अर्थात इंग्लिश में थर्मोमीटर, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, चौथा ऑप्शन है थर्मोग्राफ। तो 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि हवा में दबाव नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हवा में दबाव नापने वाले यंत्र को दाबमापी अर्थात बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि डाई अमोनियम फास्फेट DAP में फास्फेट का प्रतिशत कितना होता है? द P2O5% इज DAP इज। तो पहला ऑप्शन है 46, और दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 30। तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 112 का? तो जो पहला ऑप्शन दिया गया 46 जो है यही राइट हो जाएगा। डाई अमोनियम फास्फेट जो है DAP में जो है फास्फेट का कितना प्रतिशत होता है? तो 46% जो है फास्फेट होती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू ब्लू ग्रीन एल्गी टेक्स प्लेस इन, अर्थात नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो किसकी फसल में किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्हीट क्रॉप, दूसरा ऑप्शन है पैडी क्रॉप, तीसरा ऑप्शन है पी क्रॉप, चौथा ऑप्शन है मेज क्रॉप। अर्थात गेहूं की फसल, कि धान की फसल में, कि मटर की फसल में, कि मक्का की फसल में। तो जो 113 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि धान की फसल में जो है नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? पैडी की क्रॉप जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तंबाकू फसल से संबंधित क्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है टॉपिंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया डिस्करिंग, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है प्राइमिंग और चौथा ऑप्शन दिया गया ब्लाचिंग। तो 114 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा कि ब्लाचिंग जो है तंबाकू की फसल से संबंधित क्रिया नहीं है। और ये जो तीनों क्रियाएं हैं क्रॉपिंग, डिस्करिंग और प्राइमिंग, ये तीनों जो है तंबाकू की फसल से रिलेटेड हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? ठीक है, तो द सीड रेट ऑफ ब्रिंजल पर हेक्टेयर इज। तो पहला ऑप्शन है 400 से 500 ग्राम, के बाद दूसरा ऑप्शन है 300 से 400 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 200 से 300 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 100 से 100 ग्राम। ठीक है, तो जो 115 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि 400 से जो 500 ग्राम है प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर अर्थात सीड रेट जो है ब्रिंजल का वह 400 से 500 ग्राम है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन है ग्राउंडनट, इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है ग्राम अर्थात चना, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है पी मटर, इसके बाद चौथा ऑप्शन है बार्ले अर्थात जौ। तो 116 का क्या राइट आंसर होगा? 116 का जो पहला ऑप्शन है कि टिक्का रोग जो है किस में लगता है? तो मूंगफली में जो है टिक्का रोग लगता है अर्थात ग्राउंडनट में जो है टिक्का रोग लगता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 117 में दिया गया है कि लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो इज। आलू की पिछैती झुलसा अवरोधी किस्म कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कुफरी चंद्रमुखी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कुफरी बादशाह, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुफरी ज्योति, चौथा ऑप्शन दिया गया है कुफरी
अलंकार। तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि कुफरी ज्योति जो है यह आलू की पिछेती झुलसा अवरोधी फसल है। ठीक है, तो यह कौन सी फसल है? आलू की लेट ब्लाइट रेसिडेंट वैरायटी है पोटैटो की। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि आम्रपाली आम का एक संकरण है। आम्रपाली मैंगो इज ए क्रॉस वैरायटी, क्रॉस बिटवीन। तो आम्रपाली कौन कौन से आमों को मिलकर बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया दशहरी इंटू नीलम, दूसरा ऑप्शन दिया गया नीलम इंटू अल्फांसो, तीसरा ऑप्शन दिया गया नीलम इंटू अल्फांसो, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया रत्ना इंटू अल्फांसो। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा 118 में? तो जो दशहरी है, दशहरी और नीलम है, यही राइट आंसर हो जाएगा। दशहरी और नीलम को मिला करके जो है अम्रपाली को बनाया गया, अर्थात अम्रपाली की वैरायटी तैयार की गई है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह दशहरी इंटू नीलम हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि CPTRI स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन दिया गया मैसूर। तो 119 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो मैसूर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि CPTRI का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सॉइल टाइप अकरिंग लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया इज, अर्थात जो है भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली मृदा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ब्लैक सॉइल, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है रेड सॉइल, तीसरा ऑप्शन दिया गया लेटेराइट सॉइल, चौथा ऑप्शन दिया गया एलुवियल सॉइल। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो जलोढ़ मृदा है वह भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली हुई मृदा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि जो जलोढ़ मृदा है एलुवियल सॉइल जो है वह भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि ब्लैक सॉइल में किस फसल को जो है ज़्यादा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जो है वीडियो समाप्त होता है। उससे पहले हम आप लोगों से 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला KVK किस सन में और कहाँ पर बना था। इसके बाद जो है इंडिया का पहला KVK क्या है, और जो है यह 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, और उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो यह जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ जो है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके से सीरीज़ जो है चलती रहेगी जब तक जो है DHO का पेपर हो नहीं जाता है। जय हिंद, जय भारत।